हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। पावर शेयरिंग के दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने श्रीलंका और बेल्जियम का कंपैरिजन करके देखा था कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है और पावर शेयरिंग न करने से कंट्रीज़ में क्या प्रॉब्लम होती है। अब आप ये तो हो गई थी, दो केस स्टडी थी। अब सीधे सीधे थियरी पे आते हैं, जहाँ पर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और बाकी जो है एक लेबनान की केस स्टडी भी देखेंगे और पावर शेयरिंग के टाइप्स भी देखेंगे। टॉपिक इज़ वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। पावर शेयरिंग इतना ज़रूरी क्यों है। तो इस पर जो क्वेश्चन बनता है उसमें ये पूछता है कि इसके रीज़न लिखिए। तो दो रीज़न बनते हैं, एक प्रूडेंशियल और दूसरा है मोरल रीज़न। प्रूडेंशियल का मतलब होता है प्रैक्टिकल रीज़न, जो कि डायरेक्टली हम अपने आसपास देख सकते हैं। ठीक है, अब प्रूडेंशियल में क्या क्या है। सबसे पहली चीज़ ये है कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। तो पावर शेयरिंग से आप जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो कम होते हैं। ठीक है, अगर हम पावर लोगों के साथ शेयर करेंगे तो लोगों के पास लड़ने की वजह नहीं होगी। नॉर्मली क्या होता है, लोग हमसे नाराज़ क्यों होते हैं, क्योंकि हम उनकी बात सुनने को तैयार नहीं होते। ठीक है, अगर मान लीजिए आप सरकार में हैं, आप कोई एक पावर डिसीजन लेने की पावर रखते हैं और आप जो है लोगों की बात सुनने को तैयार नहीं है और अपनी मन मर्जी उन पर थोप रहे हैं, तो होगा क्या, उनके भीतर नाराज़गी होगी। लेकिन पावर शेयरिंग कहता है कि आप जो भी डिसीजन लेंगे वो सबसे पूछ करके लेंगे, समझ करके लेंगे और इस तरह से उनको भी कुछ पावर देंगे। तो इसके कारण क्या होगा, उनके भीतर जो कॉन्फ्लिक्ट कम होगा। ठीक है, झगड़ा करने की संभावना कम होगी। और जब ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट कम होगा तो वायलेंस जो है ख़त्म हो जाएगा और कंट्री जो है स्टेबल होगी, देश का डेवलपमेंट अच्छे से होगा। ठीक है, इसके कारण जो है जो मेजॉरिटी है, देखो जो मेजॉरिटेरियन सिस्टम था जैसा कि हमने श्रीलंका में देखा था, वो शॉर्टकट में तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, हमारी फुल मेजॉरिटी है तो हमारे गवर्नमेंट हमारे हिसाब से चलनी चाहिए, सब कुछ हमारे हिसाब से होना चाहिए। बट लॉन्ग टर्म में इसके कारण देश का नुकसान होता है। जैसा कि हमने श्रीलंका के केस में देखा था कि श्रीलंका जो है लगभग 20-25 साल तक जो है लंबे सिविल वार में फंस गया था। दूसरी ओर जब बेल्जियम ने पावर शेयर किया था तो वो कंट्री लगातार स्टेबल रही और डेवलपमेंट करती रही। तो इस तरह से पावर शेयरिंग से देश की यूनिटी इंश्योर होती है। एक और चीज़ कि जो टायरनी ऑफ मेजॉरिटी इज़ नॉट जस्ट ऑप्रेसिव फॉर माइनॉरिटी बट इट ऑफन ब्रिंग्स रूइन टू द मेजॉरिटी एज वेल। कहा कि मेजॉरिटी की जो तानाशाही है उससे माइनॉरिटी का तो नुकसान होता ही है, लेकिन मेजॉरिटी का भी नुकसान होता है। कैसे, एक एग्जांपल उठाते हैं पाकिस्तान का। ठीक है, पाकिस्तान में क्या था, पाकिस्तान की जैसे ही देश आज़ाद हुआ उसके बाद से उसने क्या किया, अपने यहाँ से जो है जो भी माइनॉरिटीज़ थे, मीन्स हिंदू थे, सिख थे, ईसाई थे, उनको उठा के साफ़ करना शुरू किया। कहा कि नहीं, यह एक इस्लामिक देश है तो यहाँ पर जो है सिर्फ मुस्लिम लोग रहने चाहिए, बाकी लोग रहने नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग पॉलिसी बना करके बाकी कम्युनिटीज़ को डिस्क्रिमिनेट करना शुरू किया, जबकि उस इलाके में हिंदू और सिख बहुत जो है पावरफुल और रिच कंडीशन में थे और आज जो है बहुत गंदी कंडीशन में। तो स्टार्टिंग दौर में उन्होंने माइनॉरिटीज़ को डिस्क्रिमिनेट किया। आज हालात ये हैं पाकिस्तान में कि पाकिस्तान के जो मुस्लिम्स हैं वो आपस में लड़ रहे हैं कि सुन्नी मुस्लिम कभी शियाओं के मस्जिद में घुस करके गोलीबारी कर देता है, कभी जो है वो अहमदिया लोग को बैकआउट कर देता है कि ये लोग मुस्लिम ही नहीं है, आपस में ही उनके दंगे फसाद होते रहते हैं, तो लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। इस तरह से जो मेजॉरिटेरियन सिस्टम है वो माइनॉरिटी के लिए तो ख़तरनाक है ही, उल्टा एडिशनली वो मेजॉरिटी के लिए भी ख़तरनाक हो जाता है, क्योंकि जो है वो उल्टे सीधे कानून बनाने लगता है और ख़ुद पर फोर्स करने लगता है। ठीक है, तालिबान की शुरुआत भी जो पाकिस्तान से ऐसे ही हुई थी। सेकंड जो रीज़न है वो है मोरल रीज़न। पहला था प्रूडेंशियल जो कि हमने देख लिया, जो प्रैक्टिकल बेनिफिट्स हैं। मोरल मीन्स आइडियोलॉजिकल। पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यह डेमोक्रेसी की फीलिंग के अकॉर्डिंग है। डेमोक्रेसी क्या कहती है कि सबके साथ मिलजुल करके रहिए, सबके साथ मिल करके जो है डिसीजन लीजिए और ऐसा डिसीजन लीजिए जो सबके फ़ायदे के अकॉर्डिंग हो। तो मोरल रीजन में क्या आता है, तो पावर शेयरिंग इज़ द अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या कहती है कि हम जो है अगर किसी कानून से जो लोग प्रभावित होने वाले हैं तो उनके साथ जो है मिल करके डिसीजन लीजिए। ठीक है, पीपल हैव राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न, कि लोगों को कैसे गवर्न किया जाए ये चीज़ उनसे पूछ करके होनी चाहिए, हमारी मनमर्जी से थोपा नहीं जाना चाहिए। अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज़ वन वेयर सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर अ स्टेक इन सिस्टम,
कहा कि एक आइडियल गवर्नमेंट या क्या बोलेंगे वैलिड गवर्नमेंट वो होती है जहाँ पर सिटीजन अपने इलेक्शन पार्टिसिपेशन के थ्रू जो है गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से जो है इसको देखने की कोशिश करते हैं। सॉरी, पावर शेयरिंग के जो रीज़न थे, या ये तो लेबनान का किस्सा आ गया। हाँ ठीक है, तो दो तरह के रीजन थे, सॉरी गड़बड़ हो गया। हाँ, प्रूडेंशियल रीजन और मोरल रीजन। प्रूडेंशियल में क्या है, तो पहली चीज़ डिफरेंट सोशल ग्रुप के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी आती है। तीसरा, नेशन यूनाइटेड रहता है। मोरल में क्या है, डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग है। सेकेंड थिंग कि जो पावर है वो उन लोगों के साथ शेयर होनी चाहिए जो इससे अफेक्ट होने वाले हैं। और तीसरा, पीपल को यह राइट है कि उनसे पूछा जाए, क्योंकि जो है उन कानूनों के बारे में पूछा जाए जिनसे वो गवर्न होने वाले हैं। तो ये आपका जो है प्रूडेंशियल रीजन और मोरल रीजन, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आते हैं चैप्टर पे। ठीक है, तो प्रूडेंशियल रीजन जो है ये किस चीज़ पे फोकस करता है, तो बेसिकली ये बताता है कि पावर शेयरिंग जो है इससे हमारे देश को फ़ायदा होता है। ठीक है, मोरल रीजन जो है इस बात पे फोकस करता है कि पावर शेयरिंग जो है वैल्यूएबल है, तो एक एस्थेटिक सेंस में और एक प्रैक्टिकल सेंस में। यहाँ पर एक छोटा सा जो है क्वेश्चन है कि एक अनते है जो कि एक डच मीडियम स्कूल में पढ़ रही है, लेकिन वो एक फ्रेंच इलाके में है। ठीक है, सॉरी डच मीडियम स्कूल में पढ़ रही है और वहाँ के कई फ्रेंच बच्चे हैं जो चाहते हैं कि फ्रेंच में पढ़ाई हो। ठीक है, इसी तरह से सेल्वी है जो कि श्रीलंका में है और वो जो है वहाँ उसके स्कूल में जो तमिल बच्चे हैं वो चाहते हैं कि पढ़ाई तमिल में हो। किस कंट्री में बात ज़्यादा मानी जाएगी? ऑब्वियसली बेल्जियम में, क्योंकि बेल्जियम की जो गवर्नमेंट है वो माइनॉरिटी का सम्मान कर रही है। दूसरी ओर श्रीलंका में क्या है कि यहाँ पर माइनॉरिटी की बातों को नेगलेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो सवाल है नाराज़गी किसको होगी, तो नेचुरली श्रीलंका में। एक और मज़ेदार सी कहानी है खलील्स डिलेमा। ठीक है, विक्रम बेताल की जो कहानियाँ होती है ये उसी को बेस करके बनाया है। ठीक है, विक्रम बेताल की कहानी में हमेशा ये होता है कि एक से राजा थे विक्रम, उन्होंने जो है उनकी कुछ लाइफ में कुछ प्रॉब्लम थी जिसके कारण जो है वो आधी रात को जो है अमावस्या की रात को जाते थे, बेताल को पेड़ से उतारते थे और ले करके उनको एक जगह जाना होता था। ठीक है, रास्ते में बेताल एक कहानी सुनाता था। तो यहाँ पर भी जो है कहानी का थोड़ा सा मॉडर्न वर्जन किया है कि विक्रम ने अपनी बाइक पर जो है बेताल को लटका लिया और जो है आगे बढ़ने लगा। तो फिर बेताल ने एक कहानी सुनाना शुरू किया कि बेरूत शहर में एक आदमी रहता था खलील। अब ये बेरूत कहाँ है, तो बेसिकली ये जो है लेबनान की कैपिटल है। अब ये लेबनान कहाँ है, ये जो है थोड़ा सा लेबनान को भी मैप में देख लेते हैं। वर्ल्ड मैप पे खोजना आपके लिए मुश्किल होगा। सिंपली ये जो अरब का जो इलाका है, ठीक है, अरब के इलाके में ये छोटा सा इलाका है, दैट इज़ आप यहाँ लेबनान नाम जो है पढ़ सकते हो। ये देखिएगा, ये अफ्रीका हो गया, ये एशिया का जॉइंट है और ऊपर की ओर यूरोप हो गया। ठीक है, मैप में इसको अगर देखें तो जो है सॉरी ये बेल्जियम हो गया, ये मैप में जो है यहाँ पे छोटा सा पड़ता है, ये इस इलाके की पिक्चर है। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, ये इस इलाके की पिक्चर है, यहीं पर जो है लेबनान है। चूँकि ये सब दुनिया के इतने छोटे छोटे मुल्क हैं ना जिनको खोज पाना भी जो बड़ा मुश्किल सा होता है। ठीक है, तो ये लेबनान का इलाका है। ठीक है, ये पूरा इलाका आप देखोगे ना तो ये बड़ा जो है डिस्टर्ब इलाका है। दुनिया में जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लगभग उनका 50% तो अकेले इन्हीं इलाके में भरे पड़े हैं और लगातार यहाँ पे दंगे फसाद जो है विवाद चलते ही रहते हैं। ठीक है, तो कहा कि जो बेरूत शहर में जो कि लेबनान की कैपिटल थी, एक साहब थे खलील। ठीक है, उसके पेरेंट जो है वो अलग अलग कम्युनिटी से आते थे। उनके पिता जो है ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे और माँ एक सुन्नी मुस्लिम थी। ठीक है, बेरूत एक मॉडर्न सिटी है तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ें बहुत कॉमन थी कि जो है अलग अलग धर्मों के लोग जो है एक साथ शादी करके साथ रहें। लेकिन उसके पहले की कहानी जो है बहुत अच्छी नहीं थी कि जो लेबनान है वो एक लंबे समय तक सिविल वार में फंसा हुआ था। आज भी ये पूरा इलाके में सिविल वार चलता ही रहता है। ठीक है, हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं बम ब्लास्ट की न्यूज़ आती रहती है। तो एक लंबे समय तक सिविल वार चली थी और इवन की जो खलील के खुद के अंकल थे उनकी भी डेथ इसी तरह के एक सिविल वार में हुई थी। फाइनली जो वहाँ लेबनान के लोग थे उन्होंने डिसाइड किया कि जो है हमें देश में और सिविल वार नहीं चाहिए, इसके लिए हम पावर शेयर करेंगे। अब उसके लिए एक फार्मूला बनाया। क्या बनाया? उन्होंने कहा कि जो प्रेसिडेंट होगा वो जो है अब मैरोनाइट सेक्ट का क्रिश्चियन होगा।
ठीक है। जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो सुन्नी मुस्लिम होगा, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होगा वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन होगा, और जो स्पीकर होगा वो सिया होगा, ठीक है। एडिशनली ये कहा कि जो क्रिश्चियन लोग होंगे वो जो है फ्रांस से सपोर्ट नहीं मांगेंगे, और जो मुस्लिम लोग हैं वो सीरिया से सपोर्ट नहीं मांगे। सीरिया एक मुस्लिम कंट्री है, तो वो कहा कि हमको किसी बाहरी कंट्री को इन्वॉल्व नहीं करना, चाहे क्रिश्चियन भी इन्वॉल्व नहीं करेंगे और मुस्लिम भी इन्वॉल्व नहीं करेंगे। जिस समय जब ये समझौता हुआ था उस समय क्रिश्चियन और मुस्लिम जो है दोनों की पॉपुलेशन लगभग बराबर थी, लेकिन आज जो है मुस्लिम जो है संख्या में बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, बट फिर भी लोग इस फार्मूले को फॉलो करते हैं। लेकिन खलील को यह कहानी बिल्कुल ही पसंद नहीं आती। वो जो है एक पॉपुलर आदमी है, चूँकि अच्छे खासे पैसे वाले फैमिली का है और सोसाइटी में उसकी रिस्पेक्ट है। उसने कहा ये क्या बकवास है कि ये पोस्ट इसकी, वो पोस्ट उसकी। उसने कहा कि जो है कि अच्छा, उसके साथ समस्या क्या है, वो न तो फादर का रिलीजन मानता है, मतलब फादर तो ईसाई है और माँ मुस्लिम। कहा कि मुझे ये दोनों धर्म ही पसंद नहीं है। कहा कि लेबनान जो है बाकी डेमोक्रेसी की तरह क्यों नहीं हो सकता कि इलेक्शन लड़ो, जिसको वोट मिला वो जो है चुनाव जीतेगा, और जिस लायक होगा, जिसकी पॉपुलैरिटी जितनी होगी वो पोस्ट उसको मिलना चाहिए। लेकिन जब वो अपने जो है भाई बहनों और बड़े लोगों से बात करता है, कहा नहीं। कहा कि देखो इस देश ने बहुत ज़्यादा जो है रक्तपात देखा है, बहुत ज़्यादा डेथ्स देखी है, तो प्लीज़ ऐसा कोई आइडिया लॉन्च मत करो। कहा कि इस देश को शांति से रहने दो, जो समझौता हुआ है बहुत अच्छा हुआ। क्या समझौता था, एक बार फिर से जो है लेबनान की कहानी को देख लेते हैं। क्या आप एक मिनट, सॉरी, हाँ, लेबनान में क्या हुआ था। तो लेबनान में उन्होंने कहा था जो प्रेसिडेंट है वो मैरोनाइट सेक्ट का कैथोलिक क्रिश्चियन होगा, प्राइम मिनिस्टर सुन्नी मुसलमान, जो डिप्टी स्पीकर है ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, स्पीकर सिया मुस्लिम, और क्रिश्चियन फ्रांस से हेल्प नहीं लेंगे और मुस्लिम लोग सीरिया से हेल्प नहीं लेंगे, ठीक है। तो अब जो खलील साहब हैं, जो कि खुद ही एक मिक्स पॉपुलेशन जो है तो पॉपुलेशन को बिलोंग करता है, उसने कहा कि नहीं ये सब सही नहीं है, हमें जो है आप ओपन डेमोक्रेसी होनी चाहिए जहाँ कोई भी किसी भी पोस्ट तक जा सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये पोस्ट इस कम्युनिटी का, वो पोस्ट उस कम्युनिटी का। अब यहाँ पर बेताल अपना सवाल पूछता है, ठीक है। वो कहा कि अगर आपको पावर मिले, अगर जो है एज एन ऑडियंस आपको पावर मिले कि आप जो है इस कानून को बदल सकें, ठीक है, लेबनान का कॉन्स्टिट्यूशन फिर जो है रीराइट कर सकें, तो आप क्या करोगे? जैसा खलील कह रहा है ओपन डेमोक्रेसी इम्प्लीमेंट करोगे, या फिर जो है पुराने रूल्स को चलने दोगे, या कुछ और करोगे? पुराने लोग कह रहे हैं कि अगर हमने जो है ओपन डेमोक्रेसी की जहाँ कोई भी किसी पोस्ट तक जा सकता है, तो देश भर में ज़बरदस्त दंगे फसाद फिर से शुरू हो जाएंगे, मारकाट मच जाएगी। दूसरी ओर खलील जैसे लड़के हैं जो बहुत एम्बिशियस हैं, वो चाहते हैं कि नहीं, सब ओपन डेमोक्रेसी होनी चाहिए, वक्त बदल चुका है, तो सब कुछ फ्री एंड होना चाहिए, कोई भी किसी पोस्ट तक जा सके। आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। ये बताएगा कि आप जो है चैप्टर के प्रति कितने सीरियस हैं। तो प्लीज़ आप ये आंसर ज़रूर लिखिएगा। अगर कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो एक बार जो है इस पूरे सेक्शन को फिर से पढ़ लीजिएगा, लेकिन जवाब ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। बेताल ने तो उनके ऊपर तलवार लटका दी थी, कहा कि अगर जो है आपने इसका आंसर नहीं दिया तो फिर आपकी जो है आपकी बाइक फ्रिज हो जाएगी और आप जो है यहीं जो है आपकी डेथ हो जाएगी। ओरिजिनल कहानी में यही होता है कि तुम जो है यहीं जो है मर जाओगे। खैर यहाँ पर मरने की बात हम नहीं कर सकते, और आप जो है यहीं ब्लॉक हो जाओगे। खैर ठीक है, मेन चीज़ ये है कि आपको जो है अपना व्यू ज़रूर बताइएगा कि डेमोक्रेसी खलील जो बात कह रहा है वो फॉलो होना चाहिए कि ओपन डेमोक्रेसी हो, या फिर जो उसके पुराने लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जो है नहीं, जिस तरह से जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वैसे ही चलना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग कितने तरह का होता है, ठीक है। यहाँ पर जो हम ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज के दौर में गवर्नमेंट बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, तो ऐसे केस में अलग अलग तरह से जो है पावर की शेयरिंग होने लगी है। आइए देखने की कोशिश करते हैं कितने तरह से पावर शेयर होते हैं, ठीक है। पहली चीज़ है, ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत पढ़ भी चुके हो, पावर शेयर अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। इसमें क्या क्या है, तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। लेजिस्लेचर क्या करती है, तो ये लॉ बनाती है, ठीक है, लॉ मेकिंग, ठीक। एग्जीक्यूटिव क्या करती है, तो ये लॉ को इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। जुडिशरी का काम क्या है, तो जुडिशरी जो है बेसिकली इसका काम है जजमेंट देना, ठीक।
जजमेंट, और अगर सरकार ने कोई गलती की है तो ये उस पर रोक लगाती है। तो इस तरह से पावर 3 ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइड हो गई: लेजिस्लेचर, लॉ मेकिंग; एग्जीक्यूटिव, लॉ का इम्प्लीमेंटेशन; और जुडिशरी, जजमेंट देना, और सरकार अगर गलती कर रही है तो उसको रोकना। तो पहला जो है पावर की शेयरिंग जो है 3 ऑर्गन में हो गई, ठीक है। दूसरा जो तरीका है जो है अमॉन्ग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। 3 लेवल कौन कौन से हैं? कुछ कंट्री में 2 हैं, कुछ कंट्री में 3 हैं, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। सेंट्रल, ठीक है, स्टेट एंड लोकल, ठीक है। इंडिया में ये 3 लेवल: सेंट्रल गवर्नमेंट आपको पता है जिसमें प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट होता है; स्टेट गवर्नमेंट जिसमें आपके सीएम हो गए, गवर्नर हो गए, ठीक है; लोकल गवर्नमेंट जो कि आपकी पंचायती राज होती है, ठीक है। सबके पास अपनी अपनी पावर है, जैसे आर्मी सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है, फॉरेन अफेयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है, रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है। स्टेट के पास क्या है? पुलिस है, लैंड प्रॉब्लम है, ठीक है, जो लैंड से रिलेटेड मैटर्स हैं, ठीक है। इसके बाद जेल हो गई। लोकल गवर्नमेंट के पास क्या है? तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, एडिशनली गांव का डेवलपमेंट, छोटे लेवल की सड़कें, और जो है गांव की साफ़ सफाई। तो इस तरह से यहाँ क्या हुआ, तो 3 लेवल से पे जो है पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट हुई, ठीक है। सेंट्रल, स्टेट, लोकल। याद रखिएगा हर जगह लोकल नहीं है। ब्रिटेन में जैसे लोकल नहीं है तो वहाँ पर 2 ही है, सेंटर और स्टेट। तो यहाँ पर ये कहानी भी हो गई, ठीक है। अच्छा, फिर बेल्जियम में क्या है, तो तीसरा लेवल कम्युनिटी उन्होंने नहीं बनाई, ऑलरेडी इतना छोटा सा कंट्री है, तो वो उन्होंने ये नहीं बनाया, उन्होंने उसकी जगह कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तीसरा जो डिवीज़न है अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप। कई बार क्या होता है, पावर को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। जैसे बेल्जियम में उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई थी। वहाँ पे डिसाइड किया कि हर कम्युनिटी जो है अपने लिए डिसीजन खुद लेगी कि अपनी किस तरह के स्कूल खोले जाएंगे, किस तरह से जो है अपने लोगों में अपने कल्चर का डेवलपमेंट के लिए क्या किया जाएगा। तो वहाँ पर उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो कम्युनिटी रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसको आप अलग अलग तरीके से अपने लेवल पे मैनेज कर पाओगे, ठीक है। इसी तरह से कुछ देशों में क्या होता है कि वहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाता है। जैसे भारत में क्या है, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी को एससी और एसटी, इंडिया में सबसे ज़्यादा जो वीकर सेक्शन है वो यही दोनों हैं, तो इनके लिए क्या किया, कुछ सीटों को रिजर्व कर दिया गया कि इन सीटों पर सिर्फ और सिर्फ यही कम्युनिटी लड़ेंगी, चुनाव लड़ेगी। इस तरह से जो पावर है वो जो है जनरल, एससी, एसटी, इन तीनों में डिवाइड हो जाती है। तो इस तरह से ये जो पावर डिवीज़न है वो है अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप। क्यों? क्योंकि अलग अलग सोशल ग्रुप में पावर डिवाइड हो रही है। नेक्स्ट है पावर शेयरिंग अमॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप, मूवमेंट एक्सेट्रा, ठीक है। ये जो है थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, आगे चलकर आपको डिटेल में मिलेगी, उसको जो है थोड़ा सा जो है देखने की कोशिश करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। मैं थोड़ा सा जो है दो चीज़ एक्स्ट्रा कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि जो है ये आपके काम की चीज़ है और जो है बड़ा मुश्किल समझ में आता है। पहली चीज़ होती है इंटरेस्ट ग्रुप। इंटरेस्ट ग्रुप क्या है? तो बेसिकली ये लोगों का ऐसा समूह है जिनका इंटरेस्ट कॉमन होता है। जैसे सारे किसान हैं तो सब चाहते हैं फसलों के अच्छे दाम मिले, ठीक है, सरकार जो है खाद पर अच्छी सब्सिडी दे। तो ये वो सारे लोग होते हैं जिनके इंटरेस्ट कॉमन होते हैं, ठीक है। सब लोग चाहते हैं कि हमारी कॉमन है, बट ये लोग चुनाव नहीं लड़ते, इनका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। बस एक ही चीज़ होती है, जब भी इलेक्शन आएगा तो जो पार्टी किसानों की बात करेगी ये उनको वोट देंगे। सिमिलर वर्कर्स का है, ठीक है, हर वर्कर चाहता है कि हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, सैलरी बढ़ाई जाए। तो जो पार्टी जो है, इनकी कोई पार्टी नहीं है, लेकिन अगर जो है कोई पार्टी इनको सपोर्ट करे तो सारे लोग इकट्ठा वोट करते हैं। तो ये हो गया इंटरेस्ट ग्रुप। सिंपल सा है कि सेम इंटरेस्ट से जुड़े हुए लोग। उससे बड़ा हो जाता है मूवमेंट, ठीक है। मूवमेंट का मतलब क्या है? मूवमेंट में छोटा मोटा एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है और इनके पास कुछ डिमांड होती है। जैसे एक विमेंस की डिमांड है कि साहब हमको रिजर्वेशन दिया जाए, हमारे अगेंस्ट क्राइम ख़त्म किया जाए। तो बेसिकली ये लोग चुनाव तो नहीं लड़ते, लेकिन ये गवर्नमेंट पे प्रेशर डालते हैं। एक साथ जो है लाखों लोग खड़े हो जाएंगे और वो डिसाइड करने की कोशिश करेंगे कि जो है सरकार पर प्रेशर डालेंगे कि आप हमारे फेवर में कानून बनाइए, ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स के मूवमेंट होते हैं, स्टूडेंट सड़क पे आ जाते हैं, साहब हमको जो है जॉब दी जाए, ठीक है, आप जो है नई वैकेंसीज निकाली जाए। तो ये हो गया मूवमेंट। याद रखिए ये भी चुनाव नहीं लड़ते। तीसरा हो गया पॉलिटिकल पार्टी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा यही यूज़ में आता है। इसमें क्या है कि ये ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, इनकी कॉमन आइडियोलॉजी होता है। तीसरा, ये सरकार बनाते हैं। और चौथी चीज़ कि ये जो है सरकार बनाने के बाद
जो भी इनके प्लान्स हैं वो जो है इसको इम्प्लीमेंट करते हैं पॉलिटिकल पार्टी। नेक्स्ट आता है प्रेशर ग्रुप। ये जो है एक हाई लेवल की चीज़ है। प्रेशर ग्रुप में क्या होता है, इनकी एक कॉमन आइडियोलॉजी है, पार्टी के पास भी कॉमन आइडियोलॉजी है, ठीक है। ये जो है सीधे सरकार पे प्रेशर बनाते हैं, चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन ये उनको कहते हैं कि हम आपको वोट दिलवाएंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन आपको हमारे हिसाब से चलना होगा। जैसे बीजेपी के पीछे एक प्रेशर ग्रुप है आरएसएस, ठीक है। अब ये आरएसएस खुद चुनाव नहीं लड़ता, लेकिन जब भी इलेक्शन होगा तो बीजेपी को सपोर्ट करता है, गांव-गांव घूम-घूम करके बीजेपी के लिए वोट बैंक तैयार करता है, और ये कहता है कि, और जैसे ही बीजेपी की सरकार बनती है तो ये कहता है हिंदू धर्म के विकास के लिए आप काम कीजिए, जो है आप हिंदुओं का संरक्षण कीजिए, ठीक है। तो दीज आर द प्रेशर ग्रुप्स। नेक्स्ट इज़ लॉबीज़, ठीक है। ये लॉबी जो है आज के दौर में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो बेसिकली इनको बिजनेसमैन यूज़ करते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस घराने हैं, ये जो है जो सीधे सरकार से डील करते हैं, ये उनको काफ़ी सारा फंड देते हैं, टेक्निकल सपोर्ट देते हैं, और ये चाहते हैं कि सीधे जो है कई बार रिश्वत भी देते हैं कि साहब आप हमारा काम कीजिए। ये जो है सरकार को समझाते हैं कि साहब जैसे कि देखिए ये वाले हथियार ख़रीदने आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, आपको जो है अपने स्कूलों में ये फैसिलिटी लानी चाहिए। उसकी वजह ये होती है कि इससे इनको बड़े बड़े बिजनेस ऑर्डर्स मिलते हैं, तो इसलिए ये चाहते हैं इनके हिसाब से काम हो। तो इस तरह से हमने देखा कि जो पावर है ये पार्टियों में, प्रेशर ग्रुप में, मूवमेंट में, इंटरेस्ट ग्रुप में, इन सब में भी डिवाइड हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब एक मूवमेंट गवर्नमेंट पर प्रेशर डाल के अपना काम करवाता है तो इस तरह से पावर उसके हाथ में आती है। जब एक लॉबिस्ट ग्रुप सरकार से अपनी बात मनवा लेता है तो पावर उसके पास पहुंचती है। जब एक इंटरेस्ट ग्रुप, जैसे मान लीजिए किसानों का ही हो गया, तो सरकार किसानों के फेवर में डिसीजन लेती है, तो पावर जो है किसानों में ट्रांसफ़र होती है। तो इस तरह से पावर जो है ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो कुल मिलाकर के कितने तरह के पावर डिस्ट्रीब्यूशन हुए हम एक बार फिर से देखने की कोशिश करेंगे। तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, तो डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, डिफरेंट लेवल, सेंट्रल, स्टेट और लोकल। डिफरेंट सोशल ग्रुप, तो सोशल, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, जैसे कि जो है फ्रांस, बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट, और भारत में जो है रिजर्व्ड सीट, ठीक है, SC ST को। इसी तरह से नेक्स्ट हो गई पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट, ठीक है। तो इस तरह से पावर शेयरिंग जो है अलग अलग तरीके से होता है, और यह पावर शेयरिंग जो है बहुत ज़रूरी है। अगर पावर शेयर नहीं होगा तो देश भर में दंगे फसाद होंगे और जो है प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर कुछ और जो है केस स्टडी दी हुई है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ऑर्डर महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू इमीडिएटली टेक एक्शन and improve living condition of 2000 odd children at 7 children homes in मुंबई, ठीक है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया कि जो भी जो है 2000 अनाथ बच्चे हैं उनके लिए जो है उनकी लाइफ कंडीशन को इम्प्रूव किया जाए। तो देखिए गवर्निंग का काम जो है महाराष्ट्र सरकार का है, लेकिन कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया तो इस तरह से कोर्ट ने पावर को शेयर किया, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ ओंटारियो, ठीक है, इन कैनेडा एग्रीड a land settlement with Aboriginal community, ठीक है। The minister responsible for native affairs announced that the government will work with Aboriginal people, a spirit of mutual respect and cooperation। Aboriginal है क्या? तो बेसिकली ये वहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेट्स हैं जिनको सदियों से नेगलेक्ट किया गया। तो ओंटारियो जो कि कनाडा का एक स्टेट है, उसके गवर्नमेंट ने कहा कि हम जो है आपके साथ एक लैंड सेटलमेंट करेंगे और आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और आपको जो है ज़्यादा फैसिलिटी देंगे। इस तरह से सरकार ने एक कम्युनिटी के साथ पावर शेयर किया। रशिया, टू इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल पार्टी, यूनियन ऑफ राइट फोर्स एंड लिबरल याब्लोको मूवमेंट एग्रीड टू यूनाइट देयर ऑर्गेनाइजेशन इनटू अ स्ट्रॉन्ग राइट विंग कोलिशन। यहाँ पर क्या है, दो पार्टियाँ जो है आपस में मिलती हैं और एक कोलिशन जो है बनाने की कोशिश करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, दो पार्टियों के बीच में पावर शेयर हो रही है। The finance minister of various states in Nigeria got together and demanded that federal government declare a source of income, ठीक है। अलग अलग स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर ने जो है एक यूनियन बनाया और सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड की कि आप जो है अपना सोर्स ऑफ इनकम बताइए। तो इस तरह से उन्होंने, जो स्टेट्स ने सेंटर पर प्रेशर डाला और सेंटर की पावर को अपने साथ शेयर किया, ठीक है। यहाँ पर भी फिर वही लाइन आ गया कि दे वांटेड टू नो द फार्मूला बाय विच रेवेन्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड, कि आप जो है ये फार्मूला बताइए कि किस तरह से अलग अलग स्टेट को पैसा दिया जा रहा है।
तो यहाँ पर क्या है, सेंटर की पावर को स्टेट के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो इस तरह से पावर शेयर जो है एक नॉर्मल सी चीज़ है और ये बहुत ज़रूरी सी चीज़ है। ठीक है, अगर हम पावर को एक जगह कॉन्सेंट्रेट कर देंगे तो सीधी सी बात है, कोई चीज़ अगर एक जगह रहती है तो वो रखे रखे सड़ जाती है। तो हमेशा एक जगह से, जैसे एक तालाब का एक जगह गड्ढे में पानी इकट्ठा रहे तो वो सड़ जाता है, तो पानी जब बहता रहता है तभी जो है वो सरवाइव करता है। तो पावर की कहानी भी यही है कि पावर का शेयर होना बहुत ज़रूरी है, यह देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। आप वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, लेबनान की कहानी पर अपना व्यू ज़रूर बताइएगा कि लेबनान में कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होना चाहिए जैसा खलील चाहता था, या फिर जो है जो पुराना सिस्टम है एज इट इज़ चलते रहना चाहिए। तो जवाब ज़रूर दीजिएगा, इससे पता चलता है कि आपने वीडियो को कितने सीरियसली देखा है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।